दोस्तों आज है 1 फरवरी और आज की इस वीडियो में मैं 31 जनवरी को भी कंबाइन किया है मैंने इसमें। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जो कि दोनों ही दिन का जो भी न्यूज़ है इसके अंदर इम्पोर्टेंट वो इसके अंदर रहेगी। तो दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका का ये कॉम्बिनेशन है जो कि डेली यहाँ पर आता है और कभी कभी दो दिन के बाद भी आता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का डिस्कशन। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज इंडिया का यानी कि यूनियन बजट प्रस्तुत हुआ है 2021-22 के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा वीडियो आपके लिए। तो मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भारत IQ में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये बात की गई है यूनियन बजट 21-22 की। तो यूनियन बजट 21-22 11 बजे पेश किया गया वित्त मंत्री सीतारमन जी के द्वारा। निर्मला सीतारमन जी इनका पूरा नाम है, नाम जरूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, आप देखिए बजट यानी कि एक लेदर का बैग जैसा हुआ करता था पहले, उसके बाद ये लाल थैले वाली जो प्रथा है वो स्टार्ट की गई बजट को प्रस्तुत करने के लिए। या आप देख सकते हैं लाल कपड़े में बजट को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इस बार ये है, ये आपको पता होना चाहिए और प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इस बार 2021-22 का जो बजट है वो डिजिटली प्रस्तुत किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि आप समझ सकते हैं कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया के अंदर डिजिटली चीजें बहुत ज्यादा प्रमोट की गई और इस बार बजट को भी डिजिटली प्रेजेंट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। मैं कुछ की हाइलाइट्स यहाँ पे नोट किए हैं बजट के संबंध में, तो उनको आपको बता देता हूँ वर्बली। मैंने रिटर्न तो नहीं किया यहाँ भी क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, बट मैंने क्विकली इनको नोट किया था बजट देखते समय। तो आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कही गई है कि बजट में एक तो हेल्थ को लेकर के ये कुछ अपने जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाने वाले हैं, सरकार ने ऐसा बोला है। तो फिगर्स में एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा आपको, वो डिटेल आने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। 6 पिलर्स की बात की गई है बजट में, वो पिलर्स भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में, कौन कौन से पिलर्स बताए गए हैं इस बजट के लिए। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट है बजट के अंदर। यहाँ पे एक विकास वित्त संस्थान के लिए 5 लाख करोड़ का प्रोविजन करने की बात की गई है। ये नई टर्म है यहाँ पे, विकास वित्त संस्थान, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात इस बार बजट में की गई है। तो हाइड्रोजन को लेकर के भी सरकार काफ़ी एक्टिव है। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा क्या क्या इंप्रूवमेंट, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं इस सेक्टर में। डॉक मैनेजमेंट में भी निजी क्षेत्र की भूमिका भी रहेगी। आप समझ सकते हैं जैसे कि एयरपोर्ट्स जो हैं, एयरपोर्ट्स को निजी क्षेत्रों के हाथ में दे दिया मैनेजमेंट के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए। राजस्थान का जैसे कि जयपुर है इसमें शामिल है, और भी देश के कई सारे एयरपोर्ट्स को दिया गया है। उसी प्रकार से जो शिप के होते हैं, जो पानी वाले जहाज होते हैं, तो उनको डॉक जो बोलता है उनका एक प्रकार से, उनके पोर्ट जो होते हैं, तो उसका मैनेजमेंट भी निजी हाथों में दिया जाएगा। ये बात इसके अंदर रखी गई है बजट के अंदर। उज्ज्वला स्कीम जो गैस से संबंधित स्कीम है, वहां पर अभी पहले 8 करोड़ का प्रोविजन था जो उनको फायदा दिया जाना है इस स्कीम के तहत, इसको अभी बढ़ा करके 9 करोड़ कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट है आज के बजट की। और आपने सुना होगा कि जो भी अपनी पूंजी बैंक के अंदर हम जमा कराते हैं सेविंग की फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में, तो उसके लिए चर्चाएं चल रही थी कि उसकी जो इंश्योरेंस की लिमिट है उसको 5 लाख किया जाए। तो यहाँ पे बात की गई है, जो सरफेसाई एक्ट है हमारा, उसके तहत 5 लाख जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो करने की बात बजट में की गई है। अच्छा, गिग जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाने की बात की गई है। गिग वर्कर क्या होते हैं? गिग वर्कर वो वर्कर होते हैं जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो कि कोविड-19 के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित हुए थे इस बार, क्योंकि सबसे बुरी मार उन्हीं के ऊपर पड़ी थी क्योंकि उनके ऊपर कोई स्थायी आय का साधन नहीं था। गिग वर्कर, गिग जो वर्ड है वहां से गिग जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको टास्क बेसिस पे पैसा मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फुल डे का पैसा मिल रहा, नहीं। आपको सपोज टास्क दिया कि आपको 100 गॉगल्स बनाने हैं एक दिन के अंदर, तो आप 100 गॉगल्स 4 घंटे बनाइए, 5 घंटे बनाइए, 6 घंटे बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जो पैसा मिलेगा वो 100 गॉगल्स का मिलेगा, ना कि डे का, ना कि आवर्स का पैसा मिलेगा। तो ये गिग इकोनॉमी जो वर्ड है वो यूज किया गया है यहाँ पे, और इसके लिए एक पोर्टल बनाने की बात भी कही गई है जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की भी बात की गई है जो कि एनजीओ की सहायता से खोले जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इस बार बजट की।
इसके अलावा लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है। ये बजट में कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है इसमें, दूसरी क्या मतलब कई सारी चीज़ें हैं कि अब जो सेंसस 2021 में होने वाली है वो भी इस बार डिजिटली होगी। तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने नोट किए थे, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिटेल में कुछ और चीज़ें भी लेकर के आऊँगा बाद में, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा इस बजट के संबंध में। अब देखते हैं आगे की चीज़ें। ये कल का है, 31 जनवरी की न्यूज़ है। यहाँ ये इसमें न्यूज़ को कवर किया गया है। खुदाई के दौरान मिले हैं पूरा अवशेष व जैन प्रतिमाएं। तो ये कहाँ से मिली है? कामा भरतपुर के अंदर जगह है एक कामा, तो वहाँ से आदिनाथ दिगंबर जैन का मंदिर है, उसके प्रांगण में यानी कि जो उसका एरिया है वहाँ पे जैन प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं। ये वर्ड गलत हो गया है लिखने में, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो जैन प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं कामा के आदिनाथ जैन दिगंबर जैन मंदिर से। कामा यदि आप देखेंगे, जब आप अपनी आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री एंशिएंट जो राजस्थान की है हिस्ट्री, वहाँ पे आप देखेंगे गुप्त काल में कामा का नाम आता है, वहाँ से कुबेर प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कुबेर की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है गुप्तकालीन, तो ये कामा से प्राप्त हुई है। ये आप फैक्ट देख भी सकते हैं, यदि आपके पास कुछ ऐसी बुक्स हों तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और आप इसे नोट भी जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुप्तकालीन कुबेर की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये कामा से प्राप्त हुई है। कामा भरतपुर जिला के अंदर अवस्थित है। ये बात की गई है क्रिप्टो करेंसी की। तो नई मुद्रा की कवायद यहां बात की गई है, क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया जा रहा है। आ सकता है डिजिटल करेंसी नियमन विधेयक 2021, यानी कि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में ऑटोनॉमस करेंसी है, ये बोल सकते हो आप। मतलब कि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है। ये ब्लॉकचेन तकनीक पे काम करती है, यानी कि थर्ड पर्सन का कोई रोल नहीं है। इसने सेल किया, इसने खरीदा, तीसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं इसमें, तीसरा किसी को पता ही नहीं है कि इसने कितना सेल किया, इसने कितना खरीदा। तो ये एक ऐसी मतलब इकोनॉमी एक अलग बनने जा रही है जो कि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन ही नहीं है। तो इस प्रकार की बात ये भी चल रही है कि आने वाले समय में आरबीआई भी अपनी इसी प्रकार की जो बिटकॉइंस हैं वो ला सकता है। ऐसी क्रिप्टो करेंसी मतलब जो है वो बिटकॉइंस लाने की कवायद चल रही है कि आरबीआई भी कुछ ऐसा करने जा रहा है ताकि लोगों को यहां से हटाया जा सके। ये जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है जो कि मतलब कि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है दुनिया के अंदर, तो आप समझ सकते हैं आपका पैसा इसमें कभी भी डूब सकता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, कोई इसमें कोई बड़ा इसमें एक सेंट्रल बॉडी नहीं है इसके अंदर। ये जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है बस ये चल रही है, इसकी ग्रोथ चल रही है, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं इस प्रकार की करेंसी में। तो आरबीआई इसके लिए कुछ नियमन करने वाली देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्या क्या इसके लिए रेगुलेशन, क्या क्या गाइडलाइन लेकर के आई जाती हैं। और ये भी तैयारी चल रही है कि आरबीआई भी इस दिशा में कुछ अपना नया करेंसी लेकर के आए। तो ये बात भी चल रही है। कमेंट बॉक्स में जरा बताइए मुझे कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको चलाने वाले जो स्टार्ट किया था जिन व्यक्ति ने, उनका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये बात सारी की सारी है क्रिप्टो करेंसी की। ये बात की जा रही है जयललिता जी। तो जयललिता जी का मंदिर खुला है तमिलनाडु के अंदर। AIMDA के संस्थापक हैं MG रामचंद्रन, और उनकी राजनीतिक वारिस जो हैं यानी कि पॉलिटिकल जो वारिस हैं वो हैं जयललिता जी, जिनका कि देहांत हो चुका है। तो मदुरै जिले के अंदर इनके नाम से मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। तो ये बात की जा रही है इस न्यूज़ के अंदर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे बनाया गया है, चेन्नई के अंदर है ये। और चेन्नई के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, उनका नाम है EK पलानीस्वामी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पलानीस्वामी साहब के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया है ये। और उप मुख्यमंत्री हैं पनीर सेल्वम। तो ये तमिलनाडु काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जयललिता बहुत ही फेमस लीडर रही हैं इंडिया के अंदर, मैं बोलूँगा इनको, क्योंकि बहुत ही दिवंगत एक पर्सनैलिटी थी ये। आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने काम भी किया है। ये बात की जा रही है OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म की सबसे पहले आप मुझे फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या है इसकी फुल फॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म है आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। कोविड-19 के दौरान बहुत अच्छी इन्होंने ग्रोथ हासिल की है OTT प्लेटफॉर्म में, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म करके आया OTT प्लेटफॉर्म। तो इन पर भी अब कुछ रेगुलेशन होगा, ये बताया सूचना एवं प्रसारण मंत्री साहब ने कि जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन जारी करेगा। तो ये
केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं ये इन्होंने बात बताई है कि अभी तक क्या था कि कोई भी सीरीज यहाँ पे आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो चले जा रही है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल कोई रेगुलेशन नहीं था। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार अब एक्टिव हो गई है, यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन लेकर के आएगी कौन सी चीज़ें यहाँ पे आप मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हो, किस प्रकार का कंटेंट आप डाल सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जो कि मतलब इस पर नहीं होनी चाहिए थी, जिसका कि विरोध भी काफ़ी ज़्यादा रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो इसको लेकर के ये इस प्रकार की गाइडलाइन देने की बात चल रही है। कोरोना काल में असंगठित क्षेत्र में रोजगार को झटका लगा है, ये बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में। यहाँ पर राजस्थान की बात की गई है, तो इसमें बताया गया है कि राजस्थान जो है मेजरली 3 सेक्टर है अपने, एक तो है एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे सेकेंडरी बोलते हैं, और तीसरा है टर्शरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर हम जैसे कि बोलते हैं। तो अब बात यह है कि राजस्थान जो है वहाँ पे ये जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग वाला, इसका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति रखता है राजस्थान के अंदर। तो ये जो सेक्टर हैं जो कि राजस्थान में प्रभावित हुए हैं, इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये सेक्टर सबसे ज़्यादा बूम पे रहा था कोविड-19 के दौरान, लेकिन सबसे ज़्यादा जब बुरी मार झेली है वो सर्विस सेक्टर ने झेली है, क्योंकि राजस्थान का मेजर जो इनकम सोर्स है वो सर्विस सेक्टर से आता है। टूरिज्म बहुत बड़ी एक्टिविटी राजस्थान के अंदर, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था कोविड-19 के दौरान। तो ये सब कुछ चर्चाएं की जा रही हैं यहाँ पे। तो राजस्थान के संबंध में अब जो यूनियन बजट ने इकोनॉमिक सर्वे का डेटा प्रस्तुत किया है, वहाँ पे ये कुछ चर्चाएं की गई हैं राजस्थान को लेकर के कि राजस्थान में इस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन ये जो सर्विस सेक्टर है ये जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन अब ये फिर से ग्रोथ कर रहा है, मतलब कि रीबैक कर रहा है सर्विस सेक्टर राजस्थान के अंदर। तो ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं। ये आज की न्यूज़ है, मतलब कि 1 फरवरी की न्यूज़ है। यहाँ पे बात की जा रही है कि राजस्थान में कक्षा 6 से लेके 8 तक के बच्चे जो हैं उनके जो स्कूल हैं वो 8 फरवरी से खोले जा सकेंगे। तो ये कुछ चर्चा है, तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में कि 8 फरवरी से खुलते हैं या नहीं। तो ये एक न्यूज़ थी। ये बात की जा रही है कोरोना और ऊंचे दामों ने 34% घटाई सोने की चमक। तो सोना यानी कि गोल्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, और ये बात कौन कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूं, इसका हेडक्वार्टर बताइए मेरे को कहां पे है WGC का। तो इसने बताया है कि कोरोना और ऊंचे दामों के कारण 34% तक सोने की चमक यानी कि सोने की डिमांड है वो कम हो गई है। तो ऐसा बताया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। सोना भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किया जाता है, लोगों की पहली पसंद रहता है कि कुछ ना कुछ सोने की चीज़ खरीदी जाए, लेकिन ये दुनिया की बात कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है ये एक परिषद है, तो दुनिया के बारे में बता रहा है कि इस बार सोने की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। ये बात की जा रही है मानव विकास में निवेश के दीर्घकालीन परिणाम की बात की जा रही है। तो ये आप समझिए 2 वर्ड है यहाँ पे, मानव विकास। तो मानव विकास कैसे होता है, इसमें 2 मेजर टर्म है, एक है हेल्थ, एक है एजुकेशन। यदि आपको ये दोनों चीज़ मिल गई, मतलब जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है किसी भी देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर, तो वहाँ पे यदि उसको ये दोनों चीज़ मिल गई, हेल्थ और एजुकेशन, तो वो बन जाएगा उस देश की एसेट। आगे जाके वो एसेट बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे यदि उसको हेल्थ उसकी बढ़िया रही और उसकी एजुकेशन बढ़िया रही, तो ये क्या बन जाएगा, मानव पूंजी बन जाएगा आगे जाकर के। क्योंकि एजुकेशन बढ़िया होगी, हेल्थ बढ़िया होगी, तो ये कुछ ना कुछ अपना इकोनॉमी में योगदान देगा, वहाँ पे जाकर के ये अच्छा कार्य करेगा इकोनॉमी में। जब वो अपना योगदान देगा यानी कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ अर्न करेगा तो कुछ खर्च करेगा, तो ये उस देश के लिए एक एसेट्स बन जाएगा, राइट। लेकिन आप समझिए यदि उस देश में उसकी अपोजिट स्थिति देखने को मिलती है किसी भी देश में कि ये जो हेल्थ और एजुकेशन है ये प्रॉपरली किसी को नहीं मिलती हैं, तो वो उस देश में पैदा होने वाला कोई भी नागरिक है उसके लिए आने वाला समय बहुत ही दुखदाई होगा, और वो उस देश के लिए ही एक लायबिलिटी के तौर पर बन जाएगा। यानी कि पता लग रहा है कि उसको बिठा कर खुद देश को खिलाना पड़ रहा है, तो ये उसके लिए लायबिलिटी बन जाएगा। तो किसी भी देश के लिए उसके नागरिक एसेट्स होने चाहिए, ना कि लायबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम देखें, अगर हम पूरे इंडिया के अंदर बात करें तो आप देखिएगा 65 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनके लिए सरकार गवर्नमेंट जो है पेंशन की व्यवस्था करती है। वो इसीलिए करती है कि अब
60-65 के बाद क्या होता है कि बॉडी आपकी काम करना बंद कर देती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक सहयोग, कुछ ना कुछ असिस्टेंस चाहिए होता है उन लोगों को। तो गवर्नमेंट ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर के आती है, उनके लिए पेंशन की योजनाएं, अन्य कई तरीके की योजनाएं प्रदान करने का काम करती है, लेकिन ये उस एक तबके के लिए करती है। अगर ऐसा हो जाए कि 25 साल के जो लोग हैं, 30 साल के लोग हैं, उनको ही सरकार बैठा के खिला रही है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बर्डन क्रिएट हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी टर्म है हेल्थ और एजुकेशन। यदि ये आपको मिलते रहे तो आपका मानव विकास बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आप देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकाला जाता है, तो आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का नाम ही सामने देखते हैं। क्यों? उसका रीजन है कि वहां पे हेल्थ, एजुकेशन और इस प्रकार की अन्य प्रकार की कई सुविधाएं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से ये फायदे दिए जाते हैं लोगों को, इसीलिए वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इतना अच्छा है। यहां पे ये बात कर रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर, G20 जो देश हैं, G20 देश के अंदर भारत भी शामिल है, राइट। तो G20 देश में आपको बता दूं भारत शामिल है, प्लस G7 जो देश हैं वो भी G20 के अंदर शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए G20 देश में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि G20 देश का जो समूह है, यानी कि 20 देशों का जो समूह है, इसमें सबसे कम जो खर्चा करने वाला देश है किस पर? स्वास्थ्य पे, तो वो है भारत। तो समझिए आप, भारत तकरीबन 1% खर्चा अपना स्वास्थ्य के ऊपर करता है, यहाँ पे सबसे कम है, जो कि 20 देशों में जो बात की जा रही है। चीन का जीडीपी का 3% खर्चा है, ब्राजील का 4% का खर्चा है स्वास्थ्य के ऊपर। तो आप समझिए चीन अपनी जीडीपी का 3% खर्चा करता है स्वास्थ्य के ऊपर, ब्राजील 4% खर्चा कर रहा है। तो कितने आगे हैं ये देश हमारे देश से? हमारे देश में 1-1.5% ही खर्चा किया जाता है जीडीपी का स्वास्थ्य को लेकर के। तो हमको कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने की जरूरत है, 2.5 से 3% के कम से कम करीब लाना है ये जो स्वास्थ्य पर खर्चा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि किसी की भी गंभीर कोई बीमारी लग जाती है, तो आप जो भी आपकी संचित पूंजी है वो एक बार में ही खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। मतलब कि कोई गंभीर बीमारी लग गई तो आप, मतलब देश की इकोनॉमी छोड़िए, आप एक इंडिविजुअल की इकोनॉमी है वो ही बिगड़ जाएगी। तो इस क्षेत्र में सरकार को आगे आकर के बहुत अच्छे प्रयास करने हैं। एजुकेशन में बहुत कुछ किया है सरकार ने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब आवश्यकता है कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट को आगे निकल के आना चाहिए और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए उसको लेकर के। और ये जो टारगेट है, जैसे कि ब्राज़ील का 4% का है, चीन का 3% का है, तो कहीं ना कहीं इनके आसपास भी भारत को आना चाहिए। तो आने वाले समय में जो बात की जा रही है कि भारत की जो डबल डिजिट ग्रोथ रेट है वो देखने को मिलेगी, तो मुझे आशा है कि भारत की डेफिनेटली देखने को मिलेगी अगर इस प्रकार के प्रयास चलते रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके बारे में आपको कुछ आइडिया होने चाहिए। तो मुझे आशा है कि ये कुछ जो फैक्ट हैं इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ आपको भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, ताकि आप, यदि आपको लग रहा है कि कहीं मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर भी देना है, तो आप कुछ इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कहीं कोई इस प्रकार से इसी से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब भी आप बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। ये बात की जा रही है बैटरी और बिजली से चलेगा ग्रीन इंजन। तो भारतीय रेलवे ने डेवलप किया है ये ग्रीन इंजन, यहाँ पर बैटरी भी होगी और बिजली भी होगी। तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए दिशा में ये प्रयास किए गए हैं, ग्रीन इंजन लेकर के आया गया है। तो यहाँ पे बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा गाड़ी चलेंगी। आपको पता है भारत में काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, लेकिन अभी भी डीजल के इंजन चल रहे हैं कई सारी जगहों पे। तो डीजल से बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है, तो उसको कहीं ना कहीं कम करने की बात ये की जा रही है ग्रीन इंजन के द्वारा। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है फील्ड विजिट, हुनान सी फूड बाजार में WHO की टीम पहुंची है। ये बात की जा रही है वुहान की। वुहान पिछले कुछ 1-2 वर्षों में चर्चा में इसलिए भी रहा है क्योंकि भारत के जो PM है और शी जिनपिंग, उनके बीच एक अनौपचारिक बैठक हुई थी, एक अनौपचारिक वार्ता हुई थी, वो वुहान शहर के अंदर ही हुई थी। और कोविड-19 जो वायरस है, इसका ऑफिशियल नाम है, उसको कहीं ना कहीं वुहान का नाम भी दिया जाता है क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट हुआ था कोविड-19 जो बीमारी है, जो SARS-2 जो है वायरस, वो यहीं से निकला था। उसको वुहान वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो वुहान शहर के बारे में आपको पता होना चाहिए, चीन के अंदर है वुहान शहर। तो यहाँ पे WHO की टीम अभी पहुंच गई है। ये बात की जा रही है
कोरोना से पर्यटन को 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कुछ डेटा निकल करके आया है अभी, तो जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया है वहां पे बताया गया कि पर्यटन उद्योग की कबर तोड़ दी है इसने। 9 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 9 लाख करोड़ को नुकसान हुआ है कोविड-19 के कारण पर्यटकों को, पर्यटन जो सेक्टर है उसको लेकर के, जिसका मैं अभी जिक्र भी कर रहा था राजस्थान के संदर्भ में। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना बड़ा सेक्टर है जो कि केवल इस बीमारी के कारण 9 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। ये बात की जा रही है माघ मेला उत्सव। तो माघ मेला उत्सव प्रयागराज में संगम किनारे बस गया तंबुओं का शहर। यहां पे प्रयागराज में इसको लेकर के कुछ आयोजन किया जाता है, माघ मेला जो उत्सव है। अब इसके संबंध में एक प्रश्न बनता है, माघ पूर्णिमा राजस्थान के अंदर बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। माघ पूर्णिमा को कहां पे और कौन सा मेला भरता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माघ पूर्णिमा। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है। यहां पर खनन नीति की बात की जा रही है, यानी कि माइनिंग पॉलिसी की। नई माइनिंग पॉलिसी आने वाली है, गहलोत सरकार के द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले 2017 में माइनिंग पॉलिसी लाई गई थी वसुंधरा सरकार के समय पे। तो यहां पे अब बात ये की जा रही है कि 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर भी माइनिंग की लीज दी जाएगी और जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं उन पर जुर्माना की जो राशि है वो दुगनी की जाएगी आने वाले समय में। तो ये है माइनिंग पॉलिसी के बारे में, देखेंगे आने वाले समय में क्या क्या चीजें होती हैं। तो नई माइनिंग पॉलिसी आ रही है, ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन भर्ती पेपर लीक को लेकर के सांचौर के 50 अभ्यर्थियों पर एसओजी, मतलब जो 50 अभ्यर्थी हैं वो एसओजी के रडार पर हैं। तो ये बड़ी बात है एक। तो देख सकते हैं आने वाले समय क्या होता है इस भर्ती को लेकर के। ये करीब 85,000 अभ्यर्थियों को लग सकता है झटका, ये बात इसमें कही गई है। हो सकता है कि अगर इसमें कुछ ऐसा गलत तरीके से काम हुआ है या पेपर लीक ये पाया जाता है तो ये भर्ती भी कैंसिल होती नजर आ रही है। तो ये एक बड़ा संकट हो सकता है जो भी विद्यार्थी इसके लिए जिन्होंने ईमानदारी से अपनी तैयारी की थी, तो उनके लिए झटका जरूर हो सकता है। ये राजस्थान में अब युवा उद्योगपतियों के लिए खुलेंगे इंडस्ट्रियल एरिया। ये अच्छी पहल की है सरकार के द्वारा, मतलब कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए रीको देगा फैक्ट्री के लिए जमीन। ये स्कीम लेकर के आई गई है राजस्थान के अंदर की युवा उद्योगपति यानी कि यंग जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप बनाने की बात की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाने की बात की जा रही है ताकि ग्रोथ ज़्यादा हो सके राजस्थान के अंदर। क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है राजस्थान के अंदर। हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना अच्छा नहीं है राजस्थान के अंदर। एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर की बहुत अच्छी डिमांड भी है, ग्रोथ भी है और ये सेक्टर ऑपरेट भी हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। लेकिन इसको संबल देने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, तो यहाँ पर इस प्रकार की स्कीम राजस्थान के द्वारा लाई गई है। ईरान का कार्टून विलेज है ये। ईरान में हारमुज द्वीप की बात की जा रही है। हारमुज द्वीप से मुझे एक बात याद आ गई, हारमुज स्ट्रेट की। तो हारमुज स्ट्रेट बहुत ही फेमस स्ट्रेट है। अब आप मुझे बताइए कि हारमुज स्ट्रेट किन 2 समुद्री एरिया जो हैं, पानी के जो एरिया हैं, उनको जोड़ने का काम करती है, किस देश से संबंधित है हारमुज स्ट्रेट। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये पिक्चर है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको लिया और हारमुज स्ट्रेट की मुझे यहाँ पे याद आ गई। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किन पानी के क्षेत्रों के बीच में है और किन एरियाज से संबंधित है, किन देशों से संबंधित है हारमुज स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट स्टेट है हारमुज स्ट्रेट, कई बार प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।